चलिए तो बैक टू बैक आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक अपना ऑलमोस्ट हो गया था। अब देखो आगे के भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन आप मेरे इससे मैच कर लेना, ठीक है कि क्या क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका जो थीटा है वो 30 डिग्री है। यहाँ पे 100 न्यूटन का वेट रखा हुआ है और इससे यहाँ पे एक और वेट लटका हुआ है और ये दे रखा है आएगा समझ में। 100 न्यूटन दे रखा है, इसका मतलब ये कितने केजी का हो जाएगा? 10 केजी हो गया। अरे 100 न्यूटन वेट का मतलब कितना होता है? 10 केजी वेट आएगा समझ में, 10 केजी वेट। तो अब देखो यार, मैंने बताया था आपको यहाँ पे इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। नीचे की ओर क्या लग रहा था? mg। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री था, तो यहाँ पे नीचे mg cos 30 लग रहा था क्या? ऐसे ही नीचे की ओर यहाँ पे कौन सा लग रहा है बताओ जरा? mg sin 30। mg sin 30। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? नॉर्मल। और यहाँ पे रस्सी जुड़ी है तो क्या लग रहा है? टेंशन। आएगा समझ में? यही चीज लग रही है। अब इक्विलिब्रियम में ना तो ये नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इस पे टोटल लगने वाले फोर्स 0 हो गए क्या? तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा? mg sin 30 हो जाएगा क्या? आएगा समझ में? T इज इक्वल टू m कितना दे रखा है? 10। g की वैल्यू भी 10। sin 30 1/2 तो T इक्वल टू क्या 50 न्यूटन हो गया? हां सर। अच्छा यहाँ पर भी ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर की ओर नीचे की ओर क्या W? ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो यहाँ पे T इक्वल टू W, यहाँ पे T इक्वल टू 50 न्यूटन है, तो क्या W इक्वल टू भी 50 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे? आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये बोल रहा है, ये सभी का आ गया होगा? आ गया था ये? क्या बात है। A block of mass capital M held against a rough surface on the vertical wall facing by a finger। चलो अच्छा, ये यहाँ पे इसको रखा हुआ है, ये इसका मास क्या है बेटा? आप एक फोर्स लगा रखी और इसको प्रेस करो। जैसे आप जैसे मैंने ये पेपर को मैंने इस तरह से यहाँ पे उंगली के फोल्ड करके रख रखा है, तो ये नीचे कौन खींच रहा है? इसको mg खींच रहा है। yes। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना? वही इसको बचा के रख रहे हैं। तो अब देखो ये वर्टिकल वाले समझ लें इस क्वेश्चन को आप। इसका जो अपना फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू। अच्छा अपन ने कोई फोर्स लगा रखा है, इधर की ओर क्या नॉर्मल लग रहा होगा? यस। आएगा समझ में? अच्छा नीचे की ओर क्या लग रहा है बताओ जरा? ऊपर की ओर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। आएगा समझ में? अगर ये भी रेस्ट में है, अगर रेस्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना लगता है जितना कि इस पे F अप्लाइड है। अब देखो इस पे क्या नीचे mg लग रहा है, यही फ्रिक्शन को बैलेंस करके रख रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? आएगा समझ में? क्लियर है? तो अभी यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? mg। यहाँ पे म्यू टू m नहीं लगेगा। म्यू टू m कब लगता है? जब मैक्सिमम मान लो कि अभी ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ये मास हो, तो फिर अपने क्या नीचे जस्ट चलने की टेंडेंसी में हो जाएगा, तो चलने लगे हैं, तो उस केस में म्यू टू m होगा। यहाँ तक का सेम क्लियर है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? mg के बराबर। समझ में आ गया? तो कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड बाय द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। अपने को फोर्स निकालना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक तो यहाँ मिनिमम फ्रिक्शन, अपना फ्रिक्शन तो कितना आ गया यहाँ से mg आ गया। अब आगे बोला देखो, ब्लॉक ऑफ मास इज हाइड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल प्रेसिंग बाय फिंगर इन द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज म्यू एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड। अब देखो यहाँ पे ये तो फ्रिक्शन कब लगेगा कि जब ये रेस्ट में। अब जस्ट ये बहुत ज्यादा मतलब अगर ये m अपन बढ़ाते जाए, m के लिए बढ़ाते जाए, तो क्या mg बढ़ता जाएगा? है ना? तो जब स्टेज चलने की टेंडेंसी में होगा, तो अपने को यहाँ पे कितना फोर्स लगा के रखे हम, ताकि इसको ये हम बचा के रखें। आ रही बात समझ में? कि इसको हम क्या क्या करके बचा के रखेंगे ताकि नीचे ना जाए। तो हमने फ्रिक्शन में आपको मैंने एक चीज वहां पढ़ाई थी कि भैया जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू इनटू n के बराबर। आ रही बात समझ में? अच्छा इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? F हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू F, यही होगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए? मिनिमम mg के बराबर। तो मिनिमम mg के बराबर, तो यहाँ पे म्यू F इज इक्वल टू mg होना चाहिए क्या बेटा? तो यहाँ पे हमारे जो फ्रिक्शन फिंगर के थ्रू mg वैल्यू, बात समझ में आ गई? तो ये मिनिमम हमें फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है 100 kg gun fired a ball of 1 kg horizontally from a cliff of the height 500 meter. ठीक है, it falls on the ground at a distance of 400 meter from the bottom of the cliff. Find the recoil velocity of the gun. ये अपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था अपन। तो यहाँ से एक अपन ने गन से यहाँ पे शूट किया है और ये यहाँ से कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे नीचे गिर जाता है, ऐसे कुछ बोल रहा है बंदा। और ये जो यहाँ से लेके आने की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? 400 मीटर, ऐसे कुछ दे रखा है। और हाइट ऑफ द वॉल मतलब कितना दे रखा है? ये कितना दे रखा है? 500 मीटर। यहाँ पे ये यू निकालना है अपने को। आ रही बात समझ में? अब अगर इस केस में फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन चाहिए अपने को। तो ये वाली यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के लिए गन कितने केजी की बताओ जरा? 100 केजी की। और यहाँ पे ये बॉल कितने की है? 1 केजी। बॉल की स्पीड यू मान लेते हैं तो गन की स्पीड पीछे की ओर क्या होगी? आएगा समझ में? मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, सारे बच्चों को याद होगा, m1 v1 = गन का मान लेते हैं 100, इसकी वेलोसिटी v, ये बॉल का कितना है मतलब अपना 1, इसकी वेलोसिटी क्या मान ली? आ रही बात समझ में? क्लियर है बेटा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने ये पढ़ा था कि इसको अपन ने यहाँ पे x माने थे और इसको यहाँ पे अपन h माने थे। तो आपने ये पढ़ा था फार्मूला x = u √2h/g। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में कराया है मैंने। आ रही बात समझ में? एक्चुअली टाइम इनटू वेलोसिटी है ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये पढ़ा है अपन। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ये अपन करा चुके हैं। तो देखो जरा x कितना दे रखा है बताओ जरा? 400। u निकाल देते हैं। h कितना दे रखा है बताओ जरा? 500। g की वैल्यू कितने? 1 0 से 5 10 100 है ना। 100 को बाहर आया तो क्या 10 हो गया? 0 0 0 से 0। तो u की वेलोसिटी क्या 40 मीटर पर सेकंड आ गया? u 40 आ गया। u की वैल्यू कहां पुट कर दूं मैं? यहां पे। तो 100 v = 1/2। u की जगह 40 रख दूं बेटा, तो v 40 डिवाइडेड बाय 100। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन 0.4 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो चलिए भैया तीनों नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। देखो 70 बड़ा ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं बताता हूं इस तरह से कि यहां पे हमें दो ग्राफ दे रखे हैं, दिस इज xt और एक और दे रखा है, ये वाला दे रखा है yt। ठीक है, xt में जो दे रखा है उसने इस तरह से दे रखा है और ये किसी ऐसा दे रखा है यहाँ पे 1 सेकंड पे 1, 2 सेकंड पे 2, ऐसे ही मतलब। और ये 3 पर कुछ भी 3 इस तरह से ग्राफ दे रखा है। और उसके बाद xt yt में दे रखा है, वो कर दे रखा है इस तरह से पैराबोलिक स्माइल कर रहा है। आपको मैंने ग्राफ पढ़ा चुका हूं मैं। ये 1 2 और ये जो यहाँ पे जब 2 सेकंड होता है तो 2 सेकंड में ये हो जाता है 4 मीटर। एक्चुअली ये क्या पोजीशन दे रखी है क्या बेटा? x में और y में। अब हमसे बोला गया है इसमें इफ द पार्टिकल हैज मास ऑफ 500 ग्राम, अगर मास जो दे रखा है वो दे रखा है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना 1000 से डिवाइड कर दूंगा सर, तो क्या ये 0.5 किलोग्राम हो जाएगा? आ रही बात समझ में? 0.5 किलोग्राम। अब यहाँ पे एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। हमें निकालना है यहाँ पे कि फोर्स यहाँ पे क्या है। ठीक है, मास दे रखा है तो हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है क्या? पहले किसकी जरूरत है? एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो दे रखा है वो पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे। पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर मुझे दे रखे, पहले तो यहाँ पे अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, एक बात बताओ, इस वाले पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, तो मैंने स्माइली करके बताया था आपको कि ये ऐसा हो, तो इसका मतलब ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है? आने बात समझ में? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है x में। देखो 1 पे 1 है, 2 सेकंड पे 2 हो जाता है, 3 मतलब 1 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड कितनी क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन ये वेलोसिटी कैसी है इसकी? हमने करवाया था स्माइली वाला, याद होगा आपको। तो अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अरे मेरी बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये कर रहा है स्माइल, ऐसे कुछ है ना, इसको इधर पढ़ा है तो ये स्माइल जैसा लग रहा है। स्माइल करता है तो क्या एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्या?
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर ग्राफ स्माइल करें तो पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक वेलोसिटी होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा कुछ है। या एक और अपन ने v ये भी बना v इक्वल टू u प्लस 80 आएगा समझ में। तो v इक्वल टू u प्लस 80 एक बार नहीं बता। अच्छा, इनिशियली अगर मैं बात करूं 0 पर, तो पोजीशन 0 है, मतलब जस्ट बंदा रेस्ट में होगा। इक्वल 0 पे पोजीशन क्या है? 0। इसके बाद 2 सेकंड पे यहाँ पे जो पोजीशन कितना हो जाती है? 4 मीटर हो जाती है। आएगा समझ में। तो जब 4 मीटर हो जाती है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे देखो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है टाइम के साथ साथ। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारा यहाँ पे उसका yt मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्माइली करता हुआ देता है, तो यहाँ पे वो किस में मोशन कर रहा है? एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में। और ये एक्सेलरेशन जो होता है, ये एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन उसकी रेट जो है वो कांस्टेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि जो रेट, जो वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है वो क्या है? कांस्टेंट। मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा बीटी का। आ रही बात समझ में? चलिए भैया, तो अब यहाँ से वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या इस तरह से बनेगा? आ रही बात समझ में? अच्छा, वेलोसिटी अगर यहाँ पर हमारी चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, तो क्या एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा? मतलब इस ग्राफ को मैंने पहले ऐसे कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पे 80, मतलब पहले मैंने vt ग्राफ बनाया और फिर यहाँ पे 80 ग्राफ बनाया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में यार? वापस रिवर्स जाओ। पोजीशन अगर पैराबोलिक फॉर्म में चेंज हो रही है, पोजीशन अगर पैराबोलिक फॉर्म में चेंज हो रही है, तो उस केस में अपना जो यहाँ पर जो इसके साथ अपना जो वेलोसिटी होगा वो भी चेंज होगा, लेकिन वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। आ रही बात समझ? मतलब अगर वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पैराबोला बन रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आ रही बात समझ में? अभी मैं इसको करा के देता हूं आपको। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी की मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन बिल्कुल कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसा मान लूं कि जो यहाँ पे y है उसको अपन ऐसा मान लें kt स्क्वायर 0, kt स्क्वायर मान सकते हैं। अरे पैराबोला का फार्मूला यही होता है ना, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है आपने पढ़ी होगी, तो वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है? हां सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वो जो कोई भी पावर जो रहती है 2 पावर, वो एक्चुअली पैराबोला की इक्वेशन होती है। किसकी होती है? पैराबोला। अच्छा यार, यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो पहले k की वैल्यू निकालते हैं। जब यहाँ पे t की वैल्यू जब 2 सेकंड है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बताओ? 4 सेकंड है। t की जगह 2 रखूं तो y की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 इक्वल टू k इंटू 4 हो जाएगा। 4 से 4 तो k इक्वल टू 1 हो गया। 1 रख दे तो यहाँ पे y इक्वल टू t स्क्वायर आ गया क्या बेटा? आ रही बात समझ में? उसके बाद इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं dy अपॉन dt इक्वल टू 2t हो जाएगा क्या? dy अपॉन dt क्या वेलोसिटी इन y एक्सिस हो जाएगा क्या? आ रही बात समझ में? इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करूं dvy अपॉन dt, तो यहाँ पे 2 t का कितना हो जाएगा? 1 dvy अपॉन dt को क्या ay लिख सकता हूं क्या? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पे? आ रही बात समझ में? अब अपने पास एक्सेलरेशन, तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो आ जाएगा ax i के प्लस ay j, क्योंकि x में भी हो रहा है और यहाँ पे y में। लेकिन एक्सेलरेशन का तो वैसे भी x का तो कितना है बताओ यार? 0 प्लस y का कितना है बताओ जरा? ये आ गया क्या? अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका भी वेक्टर फॉर्म भी अपन निकाल सकते हैं। तो मास कितना है? 0.5। एक्सेलरेशन कितना आ गया बताओ जरा? 0i प्लस j2। ये 0 वाले को तो हटा दे, कोई मतलब नहीं है। तो f इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई टू कितना होता है बता? 1 होता है क्या? 1 ठीक है। अब ये फोर्स में 1 तो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और j के ये बता रहा है कि इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो y एक्सिस में है।
अरे बात समझ में? क्योंकि फोर्स को अगर हम डिफाइन ही करें तो फोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा इंपैक्ट जो कि मैग्नीट्यूड भी रखता है और साथ में डायरेक्शन भी रखता है। वेक्टर का यही मतलब होता है ना। तो अगर मुझसे फोर्स पूछा तो बंदे ने दोनों पूछा है कि आप डायरेक्शन भी आपको बताना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना। तो वापस रिवर्स जाओ, इसमें अच्छा क्वेश्चन था। पहले मैंने देखा कांस्टेंट रेट से मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अरे वैसा डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा स्ट्रेट लाइन है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x इक्वल टू यहां पे kt लिखूं, जिसमें आप मैंने kt स्क्वायर लिखा, यहां पे क्या लिख दिया kt। चलिए भैया एक बार इसको डिफरेंशिएट किए dx अपॉन dt, कितना आ गया बताओ जरा? k आएगा। तो वेलोसिटी क्या आ गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ये बात तो कंफर्म हो गई हमारी, वैसे भी डायरेक्ट देख के भी हो जाती है। एक और बार इसको करेंगे dv अपॉन dt, किसी भी कांस्टेंट का कितना है? 0 होता है। इसी को क्या बोलते हैं? आरे बात समझ में? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मैंने एक्चुअली इसे kt करके इसलिए लिखा क्योंकि ये यहां पे ओरिजिन से मूव कर रहे हैं, ओरिजिन से जा रहे हैं, तो जब t 0 रखेंगे तो x भी 0 हो जाएगा। आरे बात समझ में? तो मैंने इसलिए kt मान लिया। तो यहां से एक्सेलेरेशन वैल्यू आ गई कितनी? 0। दूसरे में मैंने क्या मान लिया भैया, y का दे रखा है तो y इक्वल टू, यहां पे मेरे को यहां पे पैराबोला दिख रहा है, तो यहां पे जो भी ओरिजिन से आ रहा है तो इसे kt स्क्वायर लिख सकते हैं। जब मैंने t इक्वल टू 0 रखा तो y भी 0 आ रहा है, देखो जरा। यस। जब मैंने t इक्वल टू 2 सेकंड रखा तो y कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। t इक्वल टू मैंने 2 रखा तो यहां पे y इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यहां पे k की वैल्यू आ गई, अपने मान तो मैंने पुट कर दी है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आ जाती है ना? कितनी आ गई? वेलोसिटी को भी एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या आता है? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। y एक्सिस में आ गया। फोर्स क्या होता है भैया? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं? xi के प्लस ay के। x का 0 आ रहा, y का 2। ये 0 को रखने या ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 का मतलब 0 होता है। मैंने m को m एक ही जगह रख दिया, मैंने 0 से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे 0.5 का मतलब हो जाएगा 1 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड है और j का मतलब क्या हो गया कि कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? y डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि कोई एलिवेटर है इस तरह से, इसमें कोई बंदा खड़ा हुआ है, इस तरह से, ये किसी कॉइन को यहाँ पे, इस कॉइन लेता है, उसको ऊपर टॉस करता है और एक कॉइन पहले का ऊपर जाता है और वापस इसके हाथ में जाता है, ऐसे होगा नहीं? कॉइन को ऊपर फेंका, वापस कॉइन नीचे आ गया, उसके हाथ में जा सकता है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो एलिवेटर जा रहा है भैया 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर ये 18 की बात कर रहा हूं, ठीक। अब एक बात बताओ यार, यहाँ पे अगर जा रहा है तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो इफेक्टिव फोर्स रहेगा, इफेक्टिव या नॉर्मल जिसमें आप बात करते हैं, वो आपने सभी को पता है, यहाँ पे G प्लस A होता है। आई मेरी बात समझ में? पढ़ा है ये बंदे लिफ्ट से जो एलिवेटर वाली प्रॉब्लम्स होती है उसमें। तो यहाँ पे अगर मैं इसको MA इफेक्टिव ले लूं, इस F टोटल को, तो ये M into G plus A, M से M कैंसिल, तो यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ जरा? G plus A हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं किसी पत्थर को ऊपर फेंकता हूँ तो एक टाइम जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ से अपन इसे U पे फेंका। आ रही बात समझ में? इसको मैं बाहर लेके आ गया कोई को ओवरऑल, ये कितना दे रखा है इसने? 20 मीटर और सेकंड। ऊपर गया, ऊपर जाके 0 के वेलोसिटी वापस नीचे आएगा और फिर इसके हाथ में जाएगा, ऐसे कुछ सीन होगा क्या? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे बेटा चलिए, तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी तो आपने पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस at, कौन सी इक्वेशन है न्यूटन की? फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे टॉप पे कितनी हो गई? 0। एक और बात ध्यान रखना, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ पे नीचे आने में लगा क्या? t अप इक्वल टू t डाउन। अरे बात समझ में? तो अच्छा टोटल जो टाइम है, तो मैं टोटल टाइम को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? t अप प्लस t डाउन। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर जाने में जितना टाइम लगा प्लस, और दोनों सेम ही होते हैं, ठीक, और ये इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे बताओ फाइनल वेलोसिटी तो पे कितना? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना? रिटार्डेशन नीचे लग रहा है वो माइनस a कितना हो गया बताओ जरा? 2। अरे इफेक्टिव अपना 2 नहीं हो गया, ये अपना G प्लस A दे रखा है इनटू टाइम t। अच्छा G प्लस A 20 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 2, ये a 2 दे रखा है ना आपको? 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो ठीक है, ये इसको इधर जाएगा तो 12t अप इज इक्वल टू कितना? 20 हो जाएगा। तो अच्छा t अप इक्वल टू क्या? 20/12 हो जाएगा। 4 3 जा 4 5 जा,
ऐसे कुछ आएगा क्या बेटा ये? तो जब t अब इक्वल टू आ गया अपना 5/3, कितना आ गया t अब जाने में ऊपर जाने में टाइम 5/3, तो नीचे आने में उतना ही टाइम लगा, तो t डाउन में कितना आ जाएगा बताओ जरा। आ रही बात समझ में? देखो वापस से इक्वल टू u प्लस t, फाइनल वेलोसिटी टॉप पे कितनी हो जाएगी? इनिशियल किससे फेंक रहे हो? यहाँ पे a की जगह a इफेक्टिव लेंगे, a इफेक्टिव की जगह कितना लेंगे बताओ जरा? g प्लस है, g प्लस g की वैल्यू 10 रखी, a की वैल्यू कितनी रखी? लिख के बेटा 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर वाला देते हैं हम। ये तो यहाँ से देखा मैंने तो कितना 5/3 आ गया, ठीक है। जितना ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा, तो 5/3 नीचे आने में लगा, तो क्या टोटल टाइम कितना लगा? यहाँ से टाइम निकालो टोटल, यहाँ 5/3 प्लस 5/3 आंसर आ गया अपना 10/3 सेकंड। 10/3 सेकंड को 3.33 भी लिख सकते हैं चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 19 अब यार सबसे पहला केस, ये बोर्ड है क्वेश्चन नंबर 19 में, देयर आर 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब कोई फोर्सेस है, ये ऑब्जेक्ट पे तीनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं इस तरह से। तो ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं और ये F3 तीनों अप्लाई हो रहे हैं इस तरह से। अभी बोल रहा है यहाँ पर acting on a point P on a body, the body is found to be moved with uniform speed। अगर इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब v जो यहाँ पे क्या है इसका कांस्टेंट है, अरे बात समझ में? तो अब ये बोल रहा है शो दैट द फोर्सेस आर कोप्लेनर। फोर्सेस जो है वो क्या है बेटा? कोप्लेनर। ये अपने को यहाँ पे निकालना है। तो पहला पॉइंट, एक बात बताओ यार, सीधी सी बात, अगर मान लो इन दोनों का F1 F2 का जो रिजल्टेंट है, F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं इस तरह से आ जाएगा, F2 प्लस F3। अरे रिजल्टेंट का मतलब क्या? मतलब दोनों का वेक्टर सम कर दें। तो यार यहाँ मुझे बताओ कि यहाँ पर एक्चुअली किसी भी वेक्टर फो का जो यहाँ पे टोटल सम, जैसे मान लो टोटल F रिजल्टेंट मान ले अपन, तो F1 प्लस F2 प्लस F3। अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, मतलब डायरेक्शन मैंने कुछ भी नहीं बताई, मैंने इनका वेक्टर सम किया। तो जब कोई भी पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इसका मतलब उस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए? अरे एक्सेलरेशन 0 है ना उसका। वापस से रिवर्स जा रहा हूं मैं। If any particle moving with a constant velocity, then acceleration of the particle should be 0, है ना? Then if acceleration of the particle should be 0, then the resultant force on the particle also becomes 0, है ना? तो यहाँ पे F resultant टोटल कितना होना चाहिए? 0। F plus F2 plus F3, मतलब जो तीनों फोर्सेस का जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए हमारा? 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए मतलब क्या कि जो का जो कोई भी रिजल्टेंट होगा वो जो एक्चुअल में जो तीसरा फोर्स रहेगा वो उसके अपोजिट में रहना चाहिए उतनी वैल्यू से। मान लो इन दोनों को मिला के मेरा आया यहाँ पे 10 न्यूटन, कितना आया? 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो ये F1 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये एक ही प्लेन पे होना जरूरी है क्या? क्योंकि जरा सा भी मान लो प्लेन से अगर इस वाले F को मैं इधर लगा दूं तो अब ये इक्वल एंड अपोजिट हो पाएंगे क्या? कभी भी नहीं हो पाएंगे। ये इधर लगा तो 90 डिग्री, तो कब जब तक ये कोप्लेनर नहीं रहेंगे तब तक ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे फोर्सेस का कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे होना कंपलसरी है क्या? अरे बात समझते हैं? इफ वी वांट द समीशन ऑफ द थ्री फोर्सेस इक्वल टू 0, अगर हम तीन फोर्सेस का जो समीशन हमें 0 चाहिए तो हमें एक्चुअल में तीनों फोर्स को एक ही प्लेन पे होना चाहिए अगर उसकी जो टोटल समीशन हो वो 0 हो। क्योंकि अगर मान लो मैं दो फोर्स का रिजल्टेंट लेता हूं, तीसरा फोर्स उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा तो क्या 0 आ जाएगा? कोई भी दो फोर्सेस का, अरे बस समझे, कभी 0। अगर मैंने जरा सा इसको प्लेन से मैंने हटा के मैंने ऐसे कर लिया इसको, तो क्या फिर ये कभी 0 होगा? क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो फिर तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ होगा इसका। अरे बस समझ में? तो मुझे अगर टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है तो इन तीनों फोर्स का क्या होना कंपलसरी है? कोप्लेनर। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा क्वेश्चन, सो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट विद द, अब यार ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, तो टॉर्क के लिए, टॉर्क एक्चुअली एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि रोटेशनल, यहाँ पर रोटेशनल मैग्नेटिक्स में पढ़ेंगे कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क का मतलब होता है एन इम्पैक्ट which rotate any rigid body। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का जो के लिए जो एक इम्पैक्ट की जरूरत होती है, वो जो रोटेट करता है उसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। जैसे हमने दरवाजा खोला, ये हमारे जो क्लास का हम दरवाजा ओपन करते हैं तो यहाँ भी हम टॉर्क लगाते हैं। अरे बस समझे? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी रोटेट होगा क्या दरवाजा,
तो यहाँ पे एक्चुअली टोर का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अपन पढ़ेंगे रोटेशन मोशन में। तो जैसे मान लो मुझे इसको रोटेट करना है ये बात, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ेगा, रोटेट हो रहा है क्या ये, तो एक ऐसा टोर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, टोर्क। तो टोर्क वो इंपैक्ट होता है जो किसी पार्टिकल में रोटेशन मोशन कर सके। तो भैया जब यहाँ पर पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब एक बिल्कुल ऐसे मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल है और वो एकदम यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो रोटेट तो करेगा नहीं, अरे यहाँ पे रोटेशन का तो कोई गेम ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोर्क होगा वो कितना होगा, शो दैट द टोर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एनी पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट फोर्स इज 0। कोई नो रोटेशन, जब कोई रोटेशन ही नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पे टोर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 0। इज दैट क्लियर कि रोटेशन होना जरूरी है टोर्क के लिए, तभी टोर्क आएगा। अगर रोटेशन ही नहीं हो रहा है तो वैक्स तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन मैंने अभी तक एक्चुअल में अभी तक अपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उतना सारा क्वेश्चन किया वो सबसे अच्छा क्वेश्चन। चलिए भैया फिर शुरू करें, चलिए कर दीजिए इसको शुरू कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है यहाँ पर कि when a body slides down from the raised along a smooth inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal, ठीक है कि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है जो कि कितना हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। ऐसा का सीन क्लियर है। इसमें एक ब्लॉक रखते हैं अपन, ये एम ब्लॉक, और ये कोई ना कोई डिस्टेंस यहाँ पे करता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो इसमें चल रही डिस्टेंस x आएगा समझ में। एक्चुअली अभी अपन एक और दूसरा ग्राफ मतलब यहाँ पे एक और दूसरा इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पे फ्रिक्शन है एक पे फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर इसी को एक सिंगल को बनाएंगे तो मजे नहीं आएंगे। एम यहाँ पे इसका जो फ्रिक्शन है ये है 0, मतलब इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है। तो ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, यही गिवन है क्वेश्चन में। When a body slides down from rest along the smooth inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal, it takes time t when the same body slides down from the rest along the rough inclined plane and making the same angle and through the same distance, it is seen to be the time taken is tt। अच्छा इस वाले में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे t, और इस वाले में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है pt। ऐसे कुछ दे रखा है बेटा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो हमारा स्मूथ है, ये वाला जो सरफेस है ये कैसा है बेटा, स्मूथ है, बल्कि ये वाला जो सरफेस है ये कैसा है हमारा, रफ है। क्लियर। तो अब देखो जरा इस वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री डायग्राम बनाऊं, अच्छा नीचे की ओर क्या लग रहा है, एमजी लगता है, इधर की ओर क्या लगता है बताओ जरा। मैंने बताया था आपको एमजी, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, ये एमजी cos थीटा ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। और अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ मान लो किसी एक्सेलरेशन से अगर ये a से नीचे जा रहा है तो स्लो फोर्स कहां लगेगा, अगर नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से तो स्लो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। अरे बस समझ में। चलिए ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले। तो यहाँ पे ma इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ पे g sin थीटा, ma इक्वल टू क्या है पे mg sin थीटा आ जाएगा, बताओ जरा। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा ma क्यों लग रहा है बताओ जरा, और ये mg sin थीटा तो क्या है, mg का ये कंपोनेंट है जो इसको नीचे की ओर खींच के ले जाता है। मैंने वो बताया आपको कि अगर आप किसी ढलान पे अगर अपने बाइसिकल को ऐसे ढला रहे हैं तो आपको नीचे की ओर रुकाने वाला जो फोर्स है वो क्या है, आपका ही साइन, आपके वेट का साइन थीटा, मतलब mg sin थीटा। अरे बात समझ में। चलिए m से m क्या हो गया बेटा, तो एक बार टू क्या g sin थीटा आ गया। इनिशियल वेलोसिटी इसका भी मान लो क्या है 0, और इसका भी क्या मान लो 0, ये तो रेट से यहाँ पे रूट आया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a इक्वल टू ut प्लस हाफ ad, पढ़ा है क्या बेटा। मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आता है तो x डिस्टेंस कवर करता है, x इनिशियल वेलोसिटी तो ये तो 0 वाला निकल गया प्लस 1/t। अच्छा a की जगह क्या लिख दूं मैं, बताओ g sin थीटा 45 बाद में रख देंगे। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, t लग रहा है तो 30 आगे बात समझ में। तो यहाँ से अपना आ गया, पहले तो इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर लेता हूँ, हाफ g sin थीटा t। मैं यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की वो रख दूंगा बाद में, ताकि थीटा को दूसरा एंगल भी दे रखा हो तो भी हम यहाँ पे सोल्व कर पाए। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा मैंने थीटा ले रखा है अभी बेटा, है ना, बाद में अपने से 45 करना है।
दूसरा केस यहाँ पर अगर बात करें कि मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दे रखा है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो सरफेस है इसका जो यहाँ पे ये रफ है तो इसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या हो गया, आ रही बात समझ में। चलिए इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, आप ही लोग मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पे। अच्छा नीचे की ओर यहाँ पे एमजी लग रहा है, ये रफ सरफेस है जो भी है, नीचे की ओर एमजी लग रहा है, ये पता था मैंने यहाँ पे नीचे की ओर ये वाला क्या होता है बताओ जरा। इधर एमजी साइन थीटा, ऊपर यहाँ पे नॉर्मल। अच्छा ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन से ज्यादा इधर शुरू होगा अरे वैसा। अच्छा एक पे फ्रिक्शन है तो क्या यहाँ पे एक और फोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो अब यहाँ पे ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है, ए में ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है बताओ जरा, mg sin थीटा। अरे बस समझ में, देखो यार फ्रिक्शन प्लस ए में ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर यहाँ पे n लग रहा है, नीचे की ये n किसके बराबर हो जाएगा बताओ जरा, mg cos थीटा के, mg पल्ले बढ़ गई ये बात। जी सर। अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इनटू m, ये जानते हैं कि अपन ये पढ़ा है मैंने इनटू m, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू m की जगह क्या रख दूं बताओ जरा, cos थीटा, m की cos थीटा। ये f की वैल्यू क्या मैं इसमें पुट कर दूं, हां तो यहाँ पे रख दूंगा, तो f की जगह रख देता हूं मैं, कितना रख दूं बेटा, म्यू इनटू cos थीटा प्लस m इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin, इसको इधर ले जाऊं मैं, हां तो a में इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। mg को कॉमन ले ले यहां से, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, m से m क्या हो गया, तो यहां से m से m कैंसिल कर दो, डायरेक्ट लिख दो बेटा। तो यहां से अच्छा अपना आ गया g a इक्वल टू g sin थीटा। अच्छा यार यहां पे मुझे जो एक्सेलरेशन है ये क्या थोड़ा सा बढ़ गया है, सॉरी कम हो गया है, क्यों कम क्यों हो गया बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। अगर आप यहाँ पे स्मूथ जैसे मान लो फिसलन पट्टी है, अगर स्मूथ होगा तो आप जल्दी नीचे आ जाओगे, लेकिन रफ है तो थोड़ा सा क्या आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्या, सीधी सी बात है, वही यहाँ पे इंपैक्ट है और कुछ नहीं फ्रिक्शन का। अच्छा यहाँ पर भी सेम फार्मूला यूज करो, F इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बात समझ आ गई। बोला कि यहाँ पर भी ये सेम डिस्टेंस ही चलता है, यही तो बोल रखा है, लेकिन टाइम इसको सेम डिस्टेंस चलने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या, भाई फिसलन पट्टी वाली बात कर रहा हूँ मैं, स्मूथ हो तो आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अच्छा उतनी डिस्टेंस को आपको नीचे तक आने में, सेम डिस्टेंस को अगर मान लो रफ कर दे अपन सेम वाले प्लेन को, तो क्या वहां पे नीचे तक आने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा अगर रफ हो, मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि हम वहां पे स्लो हो जाएंगे ना फ्रिक्शन के कारण, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। s की जगह x रख दूं मैं, इनिशियली क्या है 1/2, a की जगह कितना रखूं बताओ जरा, इनटू, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो क्या dt लग रहा है, आरे बात समझ में, यहाँ तक का क्लियर है। इसे इक्वेशन नंबर 1 पे जो है यहाँ पे ये दे रखा है, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, दोनों में x से x है, देखो जरा दोनों को क्या करें इक्वेट कर दे, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा अपना हाफ g sin थीटा t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g sin थीटा माइनस t स्क्वायर, हाफ dt स्क्वायर से हाफ dt स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ पे बचा अपना sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा t स्क्वायर। आगे बात समझ में, या कोई भी एक आध मार्कर और है क्या अपने पास, चलिए कर दो इसको शुरू। अब अपने पास ये जो मैं लास्ट का बचा है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे कितना है बताओ जरा अपना, आप लोग बताओ sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा तो जो sin थीटा तो sin 45 रख दूं क्या मैं यहाँ पे, थीटा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यस sin 45 बाय 1/2 माइनस म्यू को भी 1/2 यहाँ से 1/2 कॉमन ले ले, यस 1 माइनस म्यू बचा यहाँ पे, यस मल्टीप्लाई p स्क्वायर, यहाँ पे 1/√2 से √2 कैंसिल हो गया, इसको मैं p स्क्वायर को इधर ले आऊं क्या, तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/p स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर
आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा नहीं था, आ रही बात समझ में? इतना p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। तो आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में एक्चुअल में यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो हम सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद ही करेंगे एक क्वेश्चन, जो भी सर्कुलर में बेस्ड है तो उन्हें अपना बाद में करना है। देखो यहाँ पर भी फिक्शन में मैंने सिर्फ आपको एक नॉर्मल फार्मूला दिया था म्यू इनटू एन, उससे अपन ने बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व कर ली है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी पूरा फिक्शन पढ़ेंगे तो वही सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, ये पढ़ाई क्या क्वेश्चन है। इसे बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मास स्मॉल m इज गिवन एज rt इज इक्वल टू I a cos ओमेगा t cos ओमेगा t। ये I वेक्टर है बेटा, ठीक है, मतलब I के देखो ऐसे ही j के b sin ओमेगा t, ऐसा कुछ दे रखा है हमने, ठीक है। शो दैट द ट्रेजेक्टरी इज एन एलिप्स, तो अपने को ये शो करना है कि ये जो है एलिप्स है। एलिप्स जानते हो आप क्या होता है? एलिप्स मतलब ऐसे अंडानुमा एक वो रहता है, ये वाला जो a मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं b, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। अभी 11th में आप मैथमेटिक्स में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने वाले हो, उसमें आपको ये यूज होता है। एक्चुअली हमारी जो अर्थ यही रास्ता चूज करती है कि सन के अराउंड घूमने के लिए, कौन सा इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमती है। आ रही बात समझ में? और जो सन होता है वो इसके फोकस होता है, मतलब यहाँ पे। चलिए तो हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ ये कि ये हमें ये शो करना है कि ये जो है इलिप्स है, तो इस टाइप की कोई इक्वेशन आनी चाहिए हमारी, ठीक। अच्छा, जो आई के जो साथ में रहता है उसको अपन क्या x एक्सिस मानते हैं, और j के साथ रहता है वो j के y की डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू मान लेता हूँ a cos ओमेगा t, आ रही बात समझ में? और ऐसे ही y इक्वल टू मान लेता हूँ j वाला b sin ओमेगा t, आ रही बात समझ में? इससे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या x by a इक्वल टू cos ओमेगा t, ऐसे यहाँ से y by b इक्वल टू क्या मैं sin ओमेगा t कर सकता हूँ। वही मसला किसी को यहाँ पे। अब मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, मतलब इन दोनों का क्या करना है अपने को, स्क्वायर प्लस a। चलो इसका स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा क्या, दूसरे वाले का करूंगा तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो जाएगा क्या, ऐसे ऊपर ये cos स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा प्लस sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सारे बच्चों ने पढ़ा है कितना तक? तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन लग रही है? बात समझ में आ गई? कोई मसला नहीं किसी को यहाँ पे? चलिए तो ये तो a हो गया, इसका b ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन, ठीक है, b भी कर ही लेते हैं। आगे बोल रहा है भैया ये कि शो दैट फोर्स जो है वो माइनस m ओमेगा स्क्वायर r होगा। क्या होगा? माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। देख लेते हैं भैया, मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो चलिए माइनस m ओमेगा स्क्वायर r होगा। एक सेकंड प्लस बी पार्ट बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शो दैट कि जो फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। ये होना चाहिए फोर्स जी। अब बंदा बोल रहा है कि भैया ये फोर्स होना चाहिए, तो हमें क्या करना है इसके लिए। तो अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है तो r इक्वल टू, मैं एक ही बात में डायरेक्ट करने वाला हूँ इसको, क्योंकि मैं यहाँ तक ये बात मैं समझ चुका हूँ कि आप लोगों को भैया डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। उसमें चेन रूल पढ़ा था क्या बात है ना, वो भी आपको आता है। तो यहाँ पे a cos ओमेगा t प्लस j के b sin ओमेगा t। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसको मैं r को अगर एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या dr अपॉन dt आता है? dr अपॉन dt को क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू I को रहने दो, a भी कांस्टेंट है। अच्छा, cos का करते हैं तो क्या माइनस sin ओमेगा t आ जाएगा, फिर इसके अंदर चलेंगे तो ओमेगा t का क्या ओमेगा आ जाएगा, अरे पढ़ा है प्लस j b, sin का करेंगे तो cos ओमेगा t आ जाएगा, ओमेगा t का ओमेगा। आ रही बात समझ में? तो अपना जो वेलोसिटी आ गया वो आ गया, यहाँ से माइनस को अपन ले लेते हैं, तो माइनस i के ये ओमेगा को भी तो ओमेगा a sin ओमेगा t प्लस j ओमेगा b cos ओमेगा t। ऐसा आ गया क्या बेटा ये? आ रही बात समझ में?
अच्छा इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो dv अपॉन dt एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन होता है क्या? चलिए इसको करते हैं अपन माइनस आई कैप ओमेगा ए साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? cos हो जाएगा। ओमेगा टी का ओमेगा, हाँ लेकिन ओमेगा इनटू ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट लगा दूं ऐसे? सबको समझ में आ रहा है बेटा ये? जे ओमेगा बी cos का क्या है? माइनस साइन ओमेगा टी, हाँ ओमेगा टी का ओमेगा तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? Yes. यहाँ से मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है। ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर, तो अंदर बचा यहाँ पे आई ए cos ओमेगा टी प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है? यहाँ पे बचा जे बी sin ओमेगा टी। यहाँ पे ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, आएगा समझ में? तो एक्सेलरेशन, अच्छा मैं इसको r लिख सकता हूँ क्या बेटा? अरे यार ये तो है r, देखो हाँ ये cos ओमेगा टी आएगा समझ में? तो इसे क्या अपन माइनस ओमेगा स्क्वायर r लिखते हैं? हाँ ये आ रहा है ना अपना? Yes, yes. इज दैट क्लियर? अच्छा यहाँ पे अगर m से मल्टीप्लाई करूं तो m इक्वल टू माइनस ओमेगा, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी तो ये माइनस m ओमेगा स्क्वायर r होगा क्या? हाँ m को क्या बोलते हो आप? फोर्स बोलते हो, तो m इक्वल टू यहाँ से हो गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ये भैया क्या हो गया हमारा? अरे बात समझ में? क्लियर? चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 24, एक बात बताओ, अगर मैं मान लो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ इस पार्ट में, तो अगर मैं किसी एक हाइट से किसी बॉल को देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे रहा हूँ तो इसकी u x एक्सिस में तो वेलोसिटी u दी है, लेकिन y एक्सिस में कितनी दी बता दो? 0। अरे बात समझ में? एक दूसरी बॉल है इस तरह से, इसको इधर भी u दी, लेकिन एक छोटी सी वेलोसिटी अपन ने इसको यहाँ पे थीटा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर, तो क्या अपन ने एक वर्टिकल वेलोसिटी भी दे दी क्या इसको? अरे बात समझ में? एक वर्टिकल वेलोसिटी दे दी, और ये दोनों के ग्राउंड सेम है, यहाँ से लेके ये भी h हाइट है, ये भी h हाइट है। अच्छा कौन ज्यादा स्पीड से टकराएगा बताओ जरा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड भी, क्योंकि अपन ने इसको एक छोटी सी माइनस से नीचे डाउनवर्ड एक स्पीड दी है, तो क्या थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी होगी एज कंपेयर टू दिस? तो आंसर आ जाएगा ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि देयर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट P प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्री as shown in the figure, which is the rest, find the force F1 and F2. It's okay, so we will discuss here the question number 25, and here we have two axes. Suppose करो यहाँ पे हमें दो axes दे रखे, समझना बेटा इसको अच्छे से। आप लोगों के लिए कोई बारीकी नहीं, आप मैक्सिमम तो आप लोगों ने कर भी दिया होगा इसे। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा? यहाँ पे देखो जरा F1, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा? F2। यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर क्या लग रहा है आपको? 1 न्यूटन है ना? ये 45 है, ये भी 45 होगा। ऐसे यहाँ पर भी भैया ये 45 डिग्री के एंगल पे क्या लग रहा है? 2 न्यूटन, ठीक है? यानी का सेम क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करना है। बोला कि इस पार्टिकल पे इस वाले को अपन x एक्सिस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? y एक्सिस, ठीक है बेटा? ये बोल रहा है कि प्रोड्यूस एक्सचेंज शो द फिगर व्हिच इज एट रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो टोटल उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए? 0। अगर रेस्ट में यार भैया कोई ये मैं खड़ा हूं, मेरे पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, मतलब लग तो रहे मेरे पास ग्रेविटेशन लग रहा है, नॉर्मल सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? 0। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो जरा, इसका अगर मैं 1 का कंपोनेंट लूं इस डायरेक्शन में, तो क्या इसको मैं यहाँ पे 1 cos 45 लिख दूं क्या? आएगा समझ में? और इसके परपेंडिकुलर इधर लेंगे तो इधर क्या लेंगे बताओ जरा? सॉरी 1 sin 45। अरे मेरी बात समझ में? ऐसे 2 का ये वाला कंपोनेंट एंगल की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 2 cos 45। ऐसे इसका इधर क्यों लेंगे तो क्या हो जाएगा? 45। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई समझ में? आएगा समझ में? अब देखो इस पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। इधर तो इस पे लग रहा है फोर्स 2 sin 45। आएगा समझ में? इधर इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, F1 प्लस 1 cos 45। बात समझ आ गई बेटा? नीचे क्या लग रहा है बताओ जरा? F2। एक ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहे हैं क्या? 2 cos 45 and 1 sin 45। 2 cos 45 प्लस 1 sin 45। अरे बस समझ में? अगर ये रेस्ट में तो टोटल इसमें लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? राइट वाले फोर्स बराबर लेफ्ट वाले फोर्स। चलिए भैया, तो F1 प्लस 1 cos 45 1 cos 45 इक्वल टू 2 sin 45।
और वैसे भी मुझे यहाँ पे 45 दे रखा है, तो यहाँ पे cos 45 वैल्यू कितनी होगी? इक्वल टू 2, इसलिए ये 1/√2 हो गया बेटा। इसको इधर ले आए तो 2/√2 में से अगर 1/√2 गया तो यहाँ पे क्या 1/√2 बच जाएगा। सब्सट्रैक्ट करना तो हम लोग सबको आता ही है, तो यहाँ पे 1/√2। अरे बात समझ में बेटा सभी को ये? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक तो यह भी अपना F2 का देखते हैं, ऊपर वाले फोर्स बराबर तो F2 इज इक्वल टू यहाँ cos से 45 cos 45 plus 1 sin 45 1 sin 45 इज इक्वल टू 2 1/√2 प्लस ये 1 अरे बात समझ में? तो F2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3/√2 बात समझ में आ गई? तो इसमें दोनों एक में 1/√2 एक में 3/√2 ज्यादा है F2 वाला नीचे वाला, तभी ये नेक्स्ट बनेगा। समझ आ गई? तो ये कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 25 कर लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है बेटा, a rectangular कर दिया इसको शुरू। A rectangular box lying on the rough surface of the coefficient of the friction between the surface and the box is given. Let mass of box is given. यहाँ पर एक थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर ये m बॉक्स इस पे रखा है और इसका जो म्यू दे रखा है वो म्यू दे रखा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि पहला at what angle the inclination theta of the plane from horizontal into the box start to slide down the plane. तो थीटा की वैल्यू अगर मान लो हम बढ़ाते हैं जाए तो वो कौन सा टाइम है कि उसके बाद ये जस्ट स्लाइड डाउन करने लगे, मतलब मोशन करने लगे। तो देखते हैं लेट्स सी। चलिए इस पे वी कैन मैच द थ्री-पॉइंट डायग्राम ऑफ इट इज आल्सो थीटा। सो ठीक है, दिस इज एंटी cos थीटा and g sin theta दिस वन इज and g sin थीटा। व्हाट इज नॉर्मल हियर? normal And what is the frictional force F? And we can write the it is mu into N. yes And also we can write the frictional force F is equal to mu into mg cos theta. अरे n की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा? and g इक्वल हो गया है ना, मुझे ऐसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले into n होता है। आगे बात समझ? अच्छा जस्ट ट्राई टू स्लाइड करने लगे आए। अच्छा ये जस्ट ट्राई टू स्लाइड चाहे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी स्लाइड करे तो यार थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद ये जस्ट चलना शुरू करेगा। मतलब इससे थोड़ा सा भी अगर मैं थीटा से जरा सा भी वैल्यू बढ़ा देता हूं फिर ये क्या स्लाइड होना शुरू कर जाएगा। देखो अभी तो यहां पे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहा था एक टाइम ऐसा कि अभी तक तो रेस्ट था, लेकिन इससे मैंने थोड़ा सा भी जस्ट बढ़ा दिया तो उस केस में यहां पे क्या हो गया, अब यहां पे थीटा ज्यादा बढ़ गया तो mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ गई, तो ये क्या इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। अरे बात समझ में? चलिए भैया बहुत बढ़िया। तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जरा? म्यू mg cos थीटा ऊपर वाले फोर्स नीचे वाला फोर्स कितना है बताओ जरा? mg sin mg sin थीटा। mg से mg क्या हो गया बच्चा? cancel ये यहाँ पे म्यू cos थीटा को नीचे ले जाऊं मैं, हां tan theta कितना हो जाएगा sin अपॉन cos बेटा? तो अपने से एंगल पूछा है तो थीटा इक्वल टू इसको इधर ले आए तो ये क्या tan इनवर्स म्यू लिख सकते हैं क्या इसको अपन? yes tan को इधर ले गए तो tan इनवर्स म्यू, तो थीटा इक्वल टू इस tan को इधर ले सकते हैं पर tan इनवर्स म्यू लिख सकते हैं अपन एक्चुअल में इसको। तो tan ये पूछा है थीटा, ये पूछा है कि व्हाट एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द हॉरिजॉन्टल विद द बॉक्स जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन एट द प्लेन। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स डाउन द प्लेन if the angle of inclination of the plane increase to alpha? बी ऑप्शन। इसी का अपन हेल्प लेते हैं। अब ये थीटा को मैंने यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बढ़ा के ये जो थीटा को यहाँ पे इधर कर लिया, थीटा को मैंने यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे चेंज कर दिया ऐसे, ठीक है, मैंने अल्फा एंड यहाँ बोल रहा है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन थीटा है। अरे बात समझ? तो ये क्या चलने की कोशिश करेगा? अरे यार एंगल बढ़ाएगा तो क्या आगे चलने की कोशिश करेगा क्या? क्योंकि थीटा पर तो जस्ट रुका होगा तो जस्ट स्लाइड डाउन होने ही वाला। लेकिन अगर मैंने स्लाइड डाउन हो भी रहा हो, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा अल्फा बढ़ा दिया तो अब यहाँ पे क्या ये जो नीचे वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला फोर्स उसके फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा। तो मुझे इसको रोक के रखने के लिए मुझे एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अरे बात समझ में? अब भी अगर मैं अपने हाथों से कोई फोर्स लगा दूं उस ब्लॉक पे तो वो क्या होगा? रुका रहेगा। तो यही पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स डाउन द प्लेन, प्लेन के डाउन साइड, मतलब यहाँ पे डाउन द प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इज टेबल बाय थीटा। ठीक है,
डाउनसाइड मतलब एक बात बताओ बेटा, ये एम है यहाँ पे और यहाँ पे अब ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया अल्फा। इस तरह से अपन ने एक फोर्स लगा दिया इसमें। अच्छा नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ जरा इसमें mg sin थीटा, लेकिन अभी थीटा की जगह अब क्या हो जाएगा ये अल्फा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा दूं मैं म्यू mg cos थीटा था क्या, वो फ्रिक्शन फोर्स आपने अभी निकाला था, लेकिन अब क्या कर दूंगा अल्फा हो जाएगा। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो नीचे वाले फोर्स को यहाँ पे a है। आने बात समझ में मेरे को यहाँ पे ये ज्यादा हो गया तो मेरे को यहाँ पे f भी इधर लग रहा है और ये भी इधर लग रहा है, ये एरो इधर बन रहा है मतलब ये ऊपर लग रहा है, f नीचे नहीं लग रहा है, तो f plus mu mg cos alpha is equal to mg sin अल्फा। ऊपर वाले फोर्स ये f भी कहाँ लग रहा है ऊपर वाले फोर्स नीचे, तो यहाँ पे f जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mg sin alpha minus cos अल्फा। Is that clear? ताकि इसको अपन रिमेनिंग स्टेशन रख सकते हैं, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड अपवर्ड, ये बेटा ये जो दोनों आप करोगे, अरे ऐसे कैसे होंगे वो दोनों, एक तो ये वाला है ठीक है इसी टाइप का, दोनों आप कर लोगे वाइस फोर्स इतना, ये भी डिक्टो बाई वन बॉक्स अप टू द प्लेन ऑफ एक्सटेंशन। अच्छा यहाँ पे अगर ये एक्सटेंशन से मूव कर रहा है तो उस केस में एक और यहाँ पे कौन सा फोर्स ऐड कर देंगे, सी आप कर लेंगे, सी आप कर लेंगे, सी ए बी की सही हुई तो रूढ़ी में करा दूंगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। अब एक बात बताओ यहाँ पे थीटा ही मान लो इसको, अब बोल रहा है बंदा यहाँ पे कि व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड अपवर्ड अलोंग द प्लेन टू मेक द बॉक्स मूव अप विद द एन एक्सेलरेशन है। तो आप लोग देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा। अभी आपने बताया मुझे ऊपर की ओर फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ जरा, ये mg cos थीटा, ये बताएगा आपने मुझे एक और चीज बताई है नीचे की ओर कौन सा mg फोर्स sin लगता है, थीटा। और ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़े, कितना फोर्स मुझे ऊपर पे अप्लाई करना पड़े ताकि ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ऐसे जाए। अच्छा ऊपर की ओर एक्सेलरेशन से ए से जाए तो शुरू फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा, नहीं आई मेरी बात समझ में, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स F। अब यहाँ पे अगर ये ऊपर की ओर जाने लगे, आने बात समझ में, तो यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे जस्ट पहले ऊपर की ओर स्लाइड करा तो अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर या नीचे, नीचे आने बात समझ में? हाँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का यही सस्पेंस है पूरा, what is the force needed to be applied upward along the plane to make the box move up the plane with acceleration। अब हम क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं कि यही ऊपर वाला को बार नीचे कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे फ्रिक्शन अभी ऊपर की ओर जा रहा है भैया, तो अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा नीचे का, मतलब सारी चीज चेंज हुई है। तो अभी यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा नीचे की ओर, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो ऊपर सिर्फ यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है यहाँ पे ma लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है प्लस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि अब फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लगने लग जाएगा नीचे, ये भी नीचे और ये ऊपर। बात समझ में आ गया? देखो पूरा क्वेश्चन का सस्पेंस यही पे, बंदा जो होता है ना, या बंदा जो गलती करता है वो ये करता है कि इसके आगे क्या लगा लेंगे माइनस, मतलब इसको इधर लिख लेगा वो, है ना। लेकिन अभी यार तो बात तो ये कि भैया वो ऊपर भी जा रहा है तो फिर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स तो अब मूव करने का अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा नीचे की ओर। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।